हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज है 10th मार्च 2025 और आज के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा कि हमारे देश ने यहाँ पे अपना तीसरा टाइटल वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी का जीत लिया है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर्स का सेशन होने वाला है इसे बिल्कुल ही मिस मत करिए। कम से कम यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू यू। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये ब्यूटीफुल सा मॉर्निंग करंट अफेयर सेशन। ठीक है दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं 10th मार्च डेली करंट अफेयर सेशन। ओके, चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे भारत देश ने वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली है और ये उसका 9वां संस्करण था। तो हमारे प्रश्न जो बन सकता है, तो पहला है कि एडिशन जो 2025 में हुआ उसका एडिशन कौन सा है। चलिए सबसे पहले हम बात करें तो ये हमारी बैक टू बैक सेकंड आईसीसी की ट्रॉफी होने वाली है। ठीक है, तो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। 2024 में हमने वर्ल्ड कप जीता, T20 वर्ल्ड कप। देन 2025 में हमने आईसीसी इवेंट जीता चैंपियंस ट्रॉफी का। चलिए, अगर मैं बात करूं तो कुल यहाँ पे टोटल हमने अपना तीसरा जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसकी ट्रॉफी अपने नाम की है दोस्तों। ठीक है, तो चैंपियंस ट्रॉफी ये देखिए 2025 का जो एडिशन हुआ है उसमें कल हमने जीता है। फिर 2013 वाला जो वो चैंपियंस ट्रॉफी है वो हमने जीता है। एंड 2002 का वो जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो हमने शेयरिंग में जीता था, श्रीलंका एंड इंडिया। तो यहाँ पे अगर एक्चुअली बात की तो हमारे 2 ट्रॉफी जीते हैं, लेकिन ये जो मुकाबला था 2002 का, ये बारिश के चलते हुए ये शेयरिंग में ट्रॉफी इसको दी गई थी। तो चलिए, ये चैंपियंस जो ट्रॉफी है दोस्तों शुरू कब हुई थी 1998 में, जिसकी होस्ट कंट्री थी बांग्लादेश, विनर था साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज थी रनर अप। देन हर 4 साल बाद होता है। ठीक है, तो ये 2002 में केनिया में हुआ, न्यूजीलैंड विनर थे, इंडिया रनर अप थे। श्रीलंका में हुआ था 2002 में, एंड इंडिया एंड श्रीलंका शेयरिंग यहाँ पे थे पार्टनर। 2004 में इंग्लैंड में हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी, वेस्ट इंडीज विनर थे, इंग्लैंड रनर अप थे। 2006 में इंडिया में हुआ था। 2006 की अगर बात करूं तो विनर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया थे, वेस्ट इंडीज रनर अप थे। 2009 की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो साउथ अफ्रीका थी होस्ट कंट्री, एंड ऑस्ट्रेलिया विनर थी, न्यूजीलैंड रनर अप थी। 2013 की मैं अगर बात करूं दोस्तों तो इंग्लैंड एंड वेल्स यहाँ पे ये होस्ट नेशन थे, एंड इंडिया यहाँ पे जीती थी, इंग्लैंड यहाँ पे फाइनल में रनर अप थे। ठीक है, देन 2017 का भी जो यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था वो भी इंग्लैंड एंड वेल्स में हुआ था। पाकिस्तान ने ये चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी और भारत देश रनर अप रहा था। वैसे ही 2025 की होस्ट कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इंडिया ने ये जो है चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की है और न्यूजीलैंड यहाँ पे रनर अप रहा है दोस्तों। चलिए, अगर मैं और बात करूं तो वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी की, तो यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला है, तो प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पे रोहित शर्मा को मिला है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है सचिन रविंद्रन। ये जो आप फोटो में देख सकते हैं ये है न्यूजीलैंड के बल्लेबाज। ठीक है, ये अगर मैं बात करूं तो चैंपियंस ट्रॉफी की कुल धनराशि कितनी है, विनिंग अमाउंट कितना है, तो उसका विनिंग अमाउंट है 2.24 मिलियन यूएस डॉलर, जिसकी कुल राशि भारतीय होती है। ठीक है, 19.45 करोड़ करोड़ इंडियन करेंसी में। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसी के साथ जो रनर अप भी टीम है उसका भी हमें यहाँ पे पता होना जरूरी कि उन्हें कितने पैसे मिले। तो कुल यहाँ पे 9.72 करोड़ भारतीय करेंसी में, मतलब 1.12 मिलियन यूएस डॉलर्स मिले। ठीक है, अब देखिए, ये 9वां संस्करण था, 9th एडिशन पाकिस्तान में हुआ, लेकिन 10th एडिशन कहाँ पे होने वाला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10th एडिशन 2029 में दोस्तों हमारा भारत देश कंडक्ट करने वाला है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन देने वाला हूँ क्योंकि हमारे भारत देश ने यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। चलिए, तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये एग्जाम में कहीं ना कहीं हमें पूछना ही पड़ेगा, मतलब एग्जामिनर को यहाँ से वो प्रश्न निर्माण करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं देखता हूँ जो 10th मार्च की इंपॉर्टेंट है। तो 10th मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का 56th स्थापना दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो आज के दिन
56 राइजिंग डे ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्सेस का यहाँ पे हम सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न ये हो सकता है, देखिए पहला प्रश्न आपको पता चल गया कि 56वां जो यहाँ पे स्थापना दिवस है सीआईएसएफ का, हम मनाने जा रहे हैं। लेकिन सीआईएसएफ फॉर्म कब हुई थी, सीआईएसएफ है क्या, सीआईएसएफ काम क्या करती है, ये भी हमें पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं उत्तर इसका दे दूं आपको, ठीक है। 1969 में सीआईएसएफ स्टैब्लिशमेंट हुआ था। चलिए, देखिए हर साल सीआईएसएफ की जो फोर्स है, ठीक है, 10th मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाती है। इतना क्लियर है। अब सीआईएसएफ जो है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है, वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। अब होम अफेयर्स के जो हमारे मिनिस्टर कौन है, वो है हमारे देश के अमित शाह जी, ठीक है। तो अमित शाह यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है। चलिए, अब देखिए इसका काम क्या होता है, सीआईएसएफ का काम क्या होता है। इसका काम होता है गवर्नमेंट बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशंस, पीएसयू या सिक्योरिटी को ये प्रदान करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गई, इंस्टीट्यूशंस हो गए, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो गए, को सिक्योरिटी प्रदान करती है। आपने जैसे देखा होगा, कभी एयरपोर्ट गए आप, कभी रेलवे स्टेशन गए हो, ठीक है, या कभी आपने देखे होंगे कि जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग्स देखे हो, या जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, पार्लियामेंट देखे होंगे, तो वहां पे इन लोगों की तैनाती की जाती है, ठीक है, एज अ सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। अब देखो स्थापना दिवस 10 मार्च, ठीक है, 1969 को हर साल हम मनाते हैं दोस्तों। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ये कैसे स्थापित हुई, तो एक इनका एक्ट है, ठीक है, संविधान में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, सॉरी, संविधान में मतलब मैंने 1968 के जो उस समय यहाँ पे बनाई गई थी, इस एक्ट के तहत बनाई गई थी। एक्ट क्या था, 1968 का सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट। हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। हेडक्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, लेकिन इसके अभी डायरेक्टर जनरल कौन है, वो है राजविंदर सिंह भाटी। ओके, इतना क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन, ठीक है, मैं अगर इसकी बात करूं, तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज वेयर इज द एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 मिलिट्री ड्रिल बीइंग कंडक्टेड, तो ये कहाँ पे हो रहा है, गुआम पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ठीक है। तो कहाँ पे ये कंडक्ट किया जा रहा है, गुआम के वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। चलिए मैं इसकी नेक्स्ट बात करूं दोस्तों, तो हाल ही में क्वाड, देखिए क्वाड नेशंस क्या होता है, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इन चार देश और साउथ कोरिया ने एक एक नेवी की एक्सरसाइज शुरू की है, जिसका नाम है सी ड्रैगन 2025। ओके, अब ये 4 मार्च से 19 मार्च तक गुआम, यूएसए, जो यूएससी मिलिट्री का बेस स्टेशन है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में, ये वहां पे की जा रही है। जैसे आप देख सकते हैं पनडुब्बी हो गया, ठीक है, एंटी सबमरीन। तो एक कभी अगर ऐसा वॉर की परिस्थिति बन जाती है, तो उस समय हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, हमें अपने कैसे नेशन को बना बचाना चाहिए। तो यह एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है, ठीक है। ठीक है, एक्सरसाइज का नाम फिर से याद रखिए, एक्सरसाइज सी ड्रैगन। ओके, अब ये एनुअल मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, ठीक है। अमेरिकी नौसेना इस अभ्यास को हर बार आयोजन कराती है। इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में, वहां पे यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच में शुरू हुआ था। 2021 में भारत और जापान को जोड़ा गया, लेकिन 2024 में साउथ कोरिया को भी ऐड करा गया। तो याद रखिए कौन सी एक्सरसाइज हमने यहाँ पे फिर से कही है, हाँ, सी ड्रैगन 2025। ओके, चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं, तो वर्ल्ड फेमस फ्रेड स्टोले, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे, ठीक है। तो याद रखिए नाम, ठीक है, फ्रेड स्टोले, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एक बहुत अहम शख्सियत है, ठीक है ये। तो ऑबिचुअरीज में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्ल्ड फेमस फ्रेड स्टोले हु रिसेंटली पास अवे वाज एसोसिएटेड फ्रॉम विच गेम, विच स्पोर्ट। तो उसका सही उत्तर है दोस्तों, टेनिस के बहुत ही महान प्लेयर है वो, ठीक है। तो हाल ही में टेनिस के वर्ल्ड फेमस खिलाड़ी फ्रेड स्टोले का 86 की जो उम्र में निधन हो गया है। वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। इनकी अचीवमेंट्स की बात करूं, तो जो डेविस कप होता है उनके 1964, 65 एंड 66 के कंसेक्यूटिवली वो विनर थे। 2 ग्रैंड स्लैम उन्होंने अपने नाम किया है दोस्तों, एंड 10 ग्रैंड स्लैम डबल के टाइटल्स अपने नाम किए, 7 ग्रैंड स्लैम्स जो मिक्स टाइटल्स है वो अपने नाम किए, और 1966 में वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पे पोजीशन पे। तो याद रखिए नाम क्या है, फ्रेड स्टोले, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं, तो अभी हमने पिछले जो स्लाइड में थे वहां पे बात किया थी कि भारत की जो एक्सरसाइज चलती है वो देशों के साथ चलती है। तो कुछ कॉमन एक्सरसाइज है जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत याद रखना जरूरी है, ठीक है।
तो देखा गया है कि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस बने हैं। तो देखिए एक्सरसाइज का नाम अगर आपको दिखा सैम प्रीति, ठीक है? तो संप्रीति जो सैम प्रीति का पार्टिसिपेशन नेशंस है वो है भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो मित्र शक्ति, ठीक है? मित्र शक्ति की अगर बात करूँ तो वो है इंडिया श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे श्रीलंका का SLIN का आई और EX का एक्सरसाइजेस, ठीक है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो भी यहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है उसका नाम है सिलेक्स। सूर्य किरण की बात करूँ तो नेपाल, सूर्य किरण नेपाल से आता है, ईस्ट से आता है, ठीक है? तो एक याद रखिए कि सूर्य की किरण किधर से आ रही है? ईस्ट से आ रही है, ठीक है? तो ईस्ट कंट्री कौन सी है? नेपाल। अगर मैं बात करूं हैंड इन हैंड इंडिया एंड चाइना, देखिए भारत और चाइना कितने ही मुद्दों पे बात कर ले लेकिन हमें हाथ पे हाथ धरे ही रहना पड़ता है, वो कोई सुधर रहे नहीं है। तो देखिए तो वहां पे एक ट्रिक हम लगा सकते हैं, वहां पे एक ट्रिक लगा सकते हैं कि हैंड इन हैंड, ठीक है? फिर होती है इम्बैक्स, ठीक है? इंडिया एंड म्यांमार के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है इम्बैक्स, ठीक है? देन है इमकॉर, ठीक है? इमकॉर भी इंडिया एंड म्यांमार के बीच में होती है। तो ये जो एक्सरसाइज है दोस्तों याद रखना बहुत जरूरी है, कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है जो कॉमन एक्सरसाइजेस है। नेक्स्ट मैं बात करूं ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्फ्रेड किस महासागर में आया है, ठीक है? तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चक्रवात आते हैं, ठीक है? तो ये जो इसका नाम है ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्फ्रेड, क्या नाम है? अल्फ्रेड। अल्फ्रेड नाम का एक साइक्लोन किस महासागर में आया है? तो उसका सही उत्तर है दोस्तों दक्षिण प्रशांत महासागर, साउथ पैसिफिक ओशियन में ये आया है, ठीक है? अब देखिए हाल ही में ये चर्चा में रहा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है, बहुत वहां पे तबाही, वो ऐसा अंदेशा किया जा रहा है कि मचाने वाला है तबाही। 1974 के बाद यह पहला साइक्लोन होगा जो ऑस्ट्रेलिया के कौन से तट पर आएगा? वो आएगा पूर्वी तट पे, ठीक है? वहां के पूर्व जो कोस्ट है वहां पे आएगा, ठीक है? तो देखिए हाल ही में इंडियन ओशियन में कौन सा यहाँ पे चक्रवात आया था, उसका नाम था गैरेंस, गैरेंस, ठीक है? अब इसने ला रियूनियन फ्रांस के ओवरसीज टेरिटरी को भी प्रभावित किया था, ठीक है? इंडियन ओशन में ये आया था। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं तो हाल ही में आए जो प्रमुख यहाँ पे साइक्लोन्स है उसके नाम भी हमें देखना जरूरी है। देखिए रिमल नाम का साइक्लोन आया था और वो कहाँ पे आया था? लोकेशन बे ऑफ बंगाल। कौन सी कंट्रीज से अफेक्ट हुई थी? बांग्लादेश और इंडिया, वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा। साइक्लोन असना, ठीक है? असना ये अरेबियन सी में आया था, इंडिया के गुजरात, हमारे भारत देश के गुजरात के तट पे ये टकराया था। साइक्लोन दाना ये बे ऑफ बंगाल, ये भी भारत देश के समुद्री तट को टकराया था, वो कहा था ओडिशा। साइक्लोन फेंगल जो बे ऑफ बंगाल में आया था लेकिन भारत के तमिलनाडु के कोस्ट में ये टकराया था, ठीक है? साइक्लोन डेखेलेदी जो साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशियन में आया था लेकिन ये मदगास्कर मोजाम्बिक को टकराया था। अगर मैं बात करूं साइक्लोन जेलिया तो ये ऑस्ट्रेलियन रीजन ऑफ ईस्टर्न इंडियन ओशियन में आया था और ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट पे टकराया था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों तो एआई कोष किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च एआई कोष? देखिए कोष का मतलब क्या होता है? ट्रेजरर, ट्रेजर वहां पे बहुत सारी असम संपत्ति जमा हो, ठीक है? तो कहीं ना कहीं हम कुछ बात करने वाले की कुछ ना कुछ तो यहाँ पे भारी मात्रा में, बहुत सारी मात्रा में कुछ तो कुछ चीज यहाँ पे जमी होंगी, ठीक है? तो यहाँ पे हो सकता है एआई से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बात हो रही है कि यहाँ पे एआई कोष कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, क्या पर्पस है उस एआई कोष को लॉन्च करने का? तो इसका पहले उत्तर हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? चलिए ये समझते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। देखिए एआई कोष को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है, इतना क्लियर है? ओके चलिए आगे हम देखते हैं कि हाल ही में भारत एआई मिशन, ठीक है? इंडिया एआई मिशन को 1 साल पूरे हो गए, तो इसकी एनिवर्सरी पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ने कई सारे नए इनिशिएटिव लॉन्च किए। किस पर्सपेक्टिव से? कि भारत ने एआई मिशन को 1 साल पूरा कर लिया है। अब क्या नए इनिशिएटिव्स है? देखिए पहला है एआई कोष। एआई कोष का मतलब क्या होगा कि इससे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड डाटा होगा, जिससे कंपनीज, जो बहुत सारी कंपनीज आप देखते हो ना, जैसे गूगल का जेमिनी हो गया, अभी कुछ कुछ चीजें खुद का इंटरफेस दे रहे एआई अपनी सर्विसेज को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो वहां पे उनको डेटा कहीं और से लेने की या कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करने की जरूरत होगी, तो वो डेटा एक कंपाइल कहाँ पे होगा? एआई कोच को यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर को वो ट्रेन कर पाएंगे।
ठीक है, कोई भी अगर चीज बनाना है तो आपको डेटा तो चाहिए ना, वो चीज होंगी। ठीक है, इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल पोर्टल ठीक है, तो ये स्टोरेज का पोर्टल होगा जिसमें एआई कंप्यूटर क्लाउड सर्विसेज है। ठीक है, कुछ भी डेटा आपको स्टोर करना है तो एआई कंप्यूट पोर्टल भी यहाँ पे लॉन्च साथ में किया गया है, जिससे क्या है ना, कंपनी सब्सिडी पर खरीद सकती है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। ठीक है, फिर IGOT एआई, ठीक है, तो एआई पावर्ड पर्सनलाइज लर्निंग फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पब्लिक सेक्टर स्किल डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए। तो ठीक है, तो गवर्नमेंट के जो पर्सनल यहाँ पे गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज है, उन्हें भी यहाँ पे उनकी जैसे ट्रेनिंग कराना है, कुछ मॉड्यूल्स है, वो कहाँ पे कुछ पोर्टल के तहत किए जाएंगे, आई गॉट एआई। इंडिया एआई स्टार्टअप ग्लोबल एक्सेलरेशन प्रोग्राम, देखिए 4 महीने का एक मेंटरशिप प्रोग्राम चुने हुए 10 एआई स्टार्टअप्स को भी दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं इंडिया एआई इनोवेशन चैलेंज, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसमें हेल्थ केयर, क्लाइमेट चेंज, गवर्नेंस, एग्रीकल्चर, लर्निंग डिसेबिलिटीज में यूज होने वाले एआई को चुन के यहाँ पे विकसित डेवलप किया जाएगा कि ऐसे भी सेक्टर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इंडिया एआई मिशन की मैं बात करूं तो ये मार्च 2024 को हमने इसे स्टार्ट किया था। बजट कुछ था बजट कुछ था 10 करोड़ 3 लाख 71 हजार करोड़ रुपए अगले 5 साल के लिए। ठीक है, 10371.92 करोड़। ठीक है, तो 5 साल के लिए इस मिशन के लक्ष्य क्या है? प्राइमरी फोकस है हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, शिक्षा, स्मार्ट सिटी, ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एआई सॉल्यूशन डेवलप करना। ठीक है, ठीक है, जिससे सोशल और इकोनॉमिक समाज को हमारे एक डेवलपमेंट की और मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं। ठीक है, when will the 8th elite women national boxing championship will be held? 8वीं एलिट महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये है दोस्तों मार्च 21 मार्च से 27 मार्च तक ये 8th एलिट वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड किया जाएगा। लेकिन ये कहाँ पे हो रहा है? ठीक है, अगर मैं बात करूं 8th एलिट वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का, तो ये गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसे आयोजन कौन कर रही है? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और यूपी फेडरेशन ऑफ ठीक है, यूपी बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। इलाइट वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2016 से शुरू हुआ था और ये हर साल आप ही देखते आ रहे हो कि होते हुए आ रही है। आयोजक कौन है इसके? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर मैं 7th इलाइट चैंपियनशिप की बात करूं तो इसका आयोजन 2023 में ग्रेटर नोएडा में हुआ था, जिसमें रैंक 1 पे थे रेलवे के स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड, जिसमें 5 गोल्ड 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। रैंक सेकंड हासिल किया है, 3 गोल्ड 3 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। ठीक है, सेकंड पे हरियाणा थे। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की अगर बात करूं तो भारत में बॉक्सिंग के लिए एक नेशनल बॉडी है दोस्तों, यही सब कुछ संभालती है बॉक्सिंग से रिलेटेड। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो 2014 में ना इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन को इंटरनेशनल एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन ने सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद 2014 में इसे बनाया गया। किसके? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और हेडक्वार्टर का है दोस्तों, इसका है न्यू दिल्ली। चलिए, अभी एक रिपोर्ट आई है रिसेंट। ठीक है, ये रिपोर्ट किस लिए आई है? ग्लास सेलिंग इंडेक्स। ठीक है, तो ये ग्लास सेलिंग इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो बेस्ट कंट्रीज फॉर वुमेन वर्किंग, ठीक है, महिलाओं के लिए काम करने के लिए अच्छी जगह कौन सी है, अच्छी कंट्री कौन सी है जिसका वर्क कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वर्क कल्चर के नजरिए से मैं देखूं तो स्वीडन हैज रिक्लेम्ड इट पोजीशन। स्वीडन सबसे पहले स्वीडन है फॉर द बेस्ट कंट्री फॉर वर्किंग वुमेन, सरपासिंग आइसलैंड। आइसलैंड को भी इसने सरपास किया है, विच हेल्ड टॉप स्पॉट। 2 साल से ये बना हुआ है। ठीक है, इंडेक्स का नाम क्या है? ग्लास सेलिंग इंडेक्स। ठीक है, 2025 का। तो पहले है स्वीडन, दूसरे में है आइसलैंड, तीसरे में फिनलैंड, फोर्थ नॉर्वे, फिफ्थ फ्रांस। लेकिन सबसे अगर मैं वर्स्ट कंट्री की बात करूं तो तुर्की का कल्चर बहुत ही यहाँ पे खराब है फॉर द वर्किंग ऑफ वुमेन। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू सिस्टमेटिक जेंडर बेसिस पे जेंडर बैसमेंट बहुत होता है। इनसफिशिएंट वर्क प्लेस एंड प्रोटेक्शंस, वहां पे महिलाओं के सुरक्षा का अधिकार वहां पे बहुत ही मतलब व्यवस्था चरमरा गई है उस कंट्री में। नेक्स्ट अगर बात करूं दोस्तों तो 18 ईयर ओल्ड इंडियन ग्रैंड मास्टर प्रणय वेंकटेश ने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 का जीता है। ठीक है, इन कहाँ पे हुआ था ये?
मोंटेग्रो, ठीक है। यस्टरडे डिफीटिंग किसको हराया? सोल्वेनियास के मैंटिक लॉरेंसिक को, ठीक है। अब ये जीत प्रणव की चौथी जीत है एज अ भारतीय वर्ल्ड जूनियर टाइटल, ठीक है। फॉलोइंग फुटस्टेप ऑफ विश्वनाथ आनंद ने, जिन्होंने 1987 में जीता था। उसके बाद भारतीय थे पेंटाला हरिकृष्णा, ये थे 2004 में जीते, और अभिजीत गुप्ता 2008 में, और ये चौथे भारतीय बन गए हैं जिनका नाम क्या है याद रखिए, ठीक है। वेंकटेश वेंकटेश सॉरी, इनका नाम है प्रणव वेंकटेश, ठीक है, याद रखिए। इन्होंने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 का जीता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं दोस्तों, तो भारत देश में यहाँ पे एक नई जो एक स्कीम हो गई कि एक केंद्र हो गए मेडिसिन सेक्टर से रिलेटेड, कि 25,000 हम जन औषधि केंद्र 2027-31 मार्च तक हम लाने वाले हैं। हमने एक गोल रखा है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं जन औषधि केंद्र? देखिए, जन औषधि केंद्र क्या होता है कि यहाँ पे क्वालिटी मेडिसिन मिलती है, क्वालिटी जेनेटिक मेडिसिन, ठीक है, जेनेरिक मेडिसिन मिलती है अफोर्डेबल प्राइस पे, ठीक है। इन पब्लिक को दिया जाता है, कि बाहर आप देखिए कि हर किसी को पॉसिबल नहीं है, कि आजकल तो दवाइयों का रेट बहुत ज्यादा महंगा यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप जन औषधि केंद्र में जाएंगे तो यहाँ पे जो जेनेरिक मेडिसिन है, आपको सेम जो मेडिसिन है वो बहुत ही कम जो प्राइस रेंज में आपको वो मिलेगी। तो 25,000 जन औषधि केंद्र हम मार्च 31 2027 तक बनाने का यहाँ पे हमने संकल्प लिया है। लेकिन भारत देश में करंटली कितने जेनेरिक मेडिकल्स है? टोटल अभी 15,000 फंक्शनल केंद्र है दैट ऑफर जेनेरिक ड्रग्स एंड प्राइसेस और 50 to 80% लोअर्स ब्रांड अल्टरनेटिव। तो क्या होता है ना कि अल्टरनेटिव होते हैं, जैसे मान के चलिए कि XYZ कंपनी है, उसका प्राइस अगर आप बाहर देखोगे तो उस मेडिसिन का प्राइस होगा दो 200-300, तो वही आपको जेनेरिक मेडिसिन में मिल जाएंगी आपको 90-80 रुपीज में, ठीक है। तो ऐसा फर्क होता है, ठीक है। तो ये जो है ना चीज जेनेरिक मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंटेंट वही रहेगा, कोई इसमें छेड़छाड़ी नहीं की जाती, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रखिए। टोटल हमने कितने औषधि केंद्र का निर्माण यहाँ पे लक्ष्य रखा है? 25,000, ठीक है। अब ये जो जेनेरिक मेडिसिन होती है ना, ये अल्टरनेट होती है ब्रांडेड मेडिसिन का, दैट कंटेन सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट एज अ ब्रांडेड मेडिसिन नेम, ठीक है। अब इसकी जो है सेफ्टी, इफेक्टिवनेस, डोजेस, ठीक है, ये सेम आपको उस मेडिसिन के तौर पे ही काम करेगी। नेक्स्ट मैं बात करूं विद्या बालन जी की, तो ये पहली जो पहले मतलब ये बने हैं ब्रांड एम्बेसिडर, कौन से बैंक के ब्रांड एम्बेसिडर बने हैं? फेडरल बैंक लिमिटेड। फर्स्ट ब्रांड एम्बेसिडर बने हैं मेकिंग माइलस्टोन इन इट्स ब्रांड इवोल्यूशन, अपने ब्रांड की छवि सुधारने के लिए, उसमें ग्रोथ लाने के लिए उन्होंने पार्टनरशिप किया है, ठीक है। और अपने बैंक के मार्केट पोजीशन को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने एक ब्रांड को हायर किया है जिनका नाम है विद्या बालन, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं, सेम अगर कैबिनेट ने अप्रूव किया है पशु औषधि स्कीम विद आउटले ऑफ स्कीम कितना? 3,880 करोड़ रुपए फॉर 2 year 2024 and 26, which include provision of 65 crore provide good quality of affordable generic veterinary medicine and incentives for sale of medicine under पशु औषधि केंद्र। अब ये पशु औषधि स्कीम के अंतर्गत क्या है कि यहाँ पे देखिए, मैंने अभी बात किया था कि ह्यूमंस के लिए भी हमने जन औषधि केंद्र यहाँ पे लाया है, तो वैसे ही कहीं ना कहीं पशुओं के भी लिए एक स्कीम लाई गई है जिसका नाम है पशु औषधि, जिसमें टोटल बजट हमने कितना अलोकेट किया है? 3,880 करोड़ रुपए। और जो भी यहाँ पे केंद्र चलेंगे, वेटरनरी मेडिसिन चलेंगे, ये करेंगे 75 करोड़ रुपए का वहां पे उनको मैन्युफैक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर उस स्टेट को, उस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। और यहाँ पे कौन सी सेम जेनेरिक मेडिसिन पशुओं के लिए उपलब्ध कराना है, ये प्राइमरी गोल है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो भारत देश के कैबिनेट ने रोपवे प्रोजेक्ट फ्रॉम गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब जी ये अप्रूव किया है। ये कुल 12.4 किलोमीटर का रोपवे रहेगा, ठीक है। अब ये टोटल इस पे पैसा कितना खर्च हुआ है? 2,730 करोड़ प्लस, ठीक है। अगर बात करूं तो 11,000 पैसेंजर्स को ये पर डे ट्रांसपोर्ट कराने की यहाँ पे उनका निर्धारित लक्ष्य है, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर्स कैबिनेट ने अप्रूव किया है रोपवे प्रोजेक्ट फ्रॉम कहां से? गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक, ठीक है, 12.4 किलोमीटर, ठीक है। और सोन प्रयाग टू केदारनाथ
ये 12.9 किलोमीटर इन उत्तराखंड विच विल बी डेवलप अंडर, कहाँ किसके अंतर्गत कौन सी एजेंसी रहेंगी, तो ये है नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, पर्वतमाला परियोजना के अंदर ये चलती है, याद रखिए पर्वतमाला परियोजना के अंदर अगर पूछा तो नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम इसके अंदर चल देगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट मैंने बता दिया था 6000 811 करोड़, एंड दिस विल बी डेवलप ऑन डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर मोड ऑन वेरिएंट्स ऑफ द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, पीपीपी मॉडल पे ये चीज चलने वाली है। ठीक है, हाल ही में यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट हुई है दोस्तों, जिनका अगर मैं नाम बोलूं तो यहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट हुए, इंडियन गवर्नमेंट हैज नेम अजय भादो। ठीक है, अजय भादो को एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम का बनाया गया है। याद रखिए अजय भादो। नेक्स्ट मैं अगर हाल ही में जो इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई है एक बार मैं उस पर फिर से आपकी नजर डलवाना चाहूंगा। ये याद रखिए, सीआईएसएफ के डायरेक्टर राजवेंद्र सिंह भट्टी, इंडियन आर्मी के चीफ उपेंद्र द्विवेदी, इंडियन नेवी के चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी, इंडियन आर्मी एयरफोर्स के चीफ अमरप्रीत सिंह, राष्ट्रीय महिला आयोग के हेड को ने विजया किशोर राहटकर, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार, एसबीआई के चेयरमैन सी एस शेट्टी, 51 हमारे जो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन बने हैं, संजीव खन्ना, लोकपाल हमारे देश के बने हैं एम खानवलकर। ठीक है, हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के हेड, ब्रह्मोस एयरफोर्स के हेड कौन है, जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, सीआरपीएफ के महानिर्देशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, इसरो के प्रमुख वी नारायण, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसके 73वे जो अध्यक्ष बने हैं चरणजोत सिंह नड्डा, एसबीआई कार्ड्स के एमडी और सीईओ बने हैं सुशीला पांडे, सेबी के जो 11वें अध्यक्ष है वो है तुहिन कांत पांडे, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं मनन कुमार सिंह। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट नियुक्तियां है जो हमें याद होना जरूरी है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो दोस्तों ये सेशन हमारा आज का यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, डेली करंट अफेयर्स का सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज हमारे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक जो डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है तो चैनल से जुड़ना ना भूलिए दोस्तों। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से चलती होंगी, एंड आई होप कि आप अपनी पढ़ाई बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड वे से कर रहे हैं दोस्तों। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह सुबह 7 बजे। तब तक के लिए ट्यून टू आवर चैनल, हमारे अन्य भी करंट अफेयर्स के वीडियो देखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, गुड मॉर्निंग अगेन, सी यू टुमारो।